दो खास मेहमान चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल संजीत सिरोही सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थोड़ी देर बाद हमें करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत कर्नल संजीत सिरोही सर आपके साथ। सर, बहुत बड़ी बात, संयुक्त घोषणा पत्र पे भारत का साइन करने से, हस्ताक्षर करने से इनकार और सीधा ये मुंह पर कहना कि अगर आप आतंकवाद का जिक्र घोषणा पत्र में नहीं करोगे भारत साइन नहीं करेगा। ये एक बड़ा चेंज है भारत की डिप्लोमेसी में सर। राजेश, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और जो है एक खास मुद्दे पर एक खास खबर जो आई है उसके ऊपर। देखिए, भारत का जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखेंगे फर्स्ट का रवैया जो है पूरा जो उसकी सोच थी, जो एक ऐसी सोच थी जो कि हम हमेशा जो है चीज़ों को सॉफ्ट स्टेट की तरह हम बातचीत करते थे, सॉफ्ट स्टेट की तरह हम काम करते थे। लेकिन अभी इस हालात में जो 1 महीने के अंदर हमारी पूरी पॉलिसी चेंज हो गई है। राजनाथ सिंह ने पूरा अपना जो वो बोलना चाहते थे उन्हें पूरा स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जो परपेट्रेटर हैं आतंकवाद के, जो उनको फाइनेंस करते हैं, जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके खिलाफ हम जो है उनकी निंदा करते हैं और घोषणा पत्र के अंदर उनकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन जैसे आपको पता है कि एससीओ में जो है अगर कोई आपस में सहमति नहीं होती है तो उसके बाद जो है भारत ने जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन नहीं किया। ना साइन करने का अब ये जो है मामला, ये इससे जो है सब जो देश वहाँ पे एससीओ के मेंबर्स हैं वो ही नहीं, जो बाकी पूरे दुनिया में इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि भारत अब वो भारत नहीं है जो कि सब कुछ सहता रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं। अब भारत वो है जो प्रोएक्टिव है और जहां पे उसको बोलना है, जिसको उसको सुनाना है, किसी को बात समझ में आए या किसी को बात समझ में ना आए, हम वो बोलेंगे जो हमारे साथ हुआ है और हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे चाहे कोई भी हो। और ये जो है आसिफ साहब से जो राजनाथ सिंह नहीं मिले, ये भी बहुत अच्छी खबर है। ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहिए। राजेश जी, करोड़ी सिंह जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी, थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए। करोड़ी सिंह जी, एक बड़ा कदम है, किस प्रकार से ये जो चाइना से खबर आ रही है, क्योंकि आतंकवाद की अगर हम बात करते हैं तो बेशक उसकी फैक्ट्रियां पाकिस्तान से संचालित होती हों, लेकिन उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो पैसा, जो हथियार आते हैं वो बीजिंग की तरफ से ही मुहैया करवाए जाते हैं। तो एक करारा जवाब जो है दोनों ही देशों को और चीन की ही जमीन से दिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, कैसे आप देखते हैं सर? राजेश जी, एससीओ का जो स्ट्रक्चर है उस फ्रेमवर्क में रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म ऑलरेडी है, पहले से इंक्लूड किया हुआ है जी। तो जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है उसकी क्या प्रोग्रेस हुई उसको लेके मंथन होना चाहिए था। और इसको जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है वो उसी से जोड़ के हमें देखना चाहिए। लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है और हमें रीजनल टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है या एक किसी देश की बात आती है तो वहां एससीओ में समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई पॉइंट जहां एक देश को इंडिकेट करते हो उसको उसमें सम्मिलित किया जाए आतंकवाद को मुद्दे को लेके, क्योंकि उससे फिर क्या है कि फैक्शन हो जाएंगे और एससीओ की जो सॉलिडरिटी है वो खत्म हो सकती है, ऐसा मान के चलते हैं। और दूसरा यह है कि एससीओ है कोई सैन्य संगठन भी नहीं है, एससीओ नेटो की तरह से नहीं है। एससीओ का स्वरूप है वो सुरक्षा और विकास और सहयोग को लेके है। तो उस रूप में हमें एससीओ को देखना चाहिए कि ये ग्लोबल साउथ का एक संगठन है और ग्लोबल साउथ के देश हैं वो आपस में सहयोग करें, जिससे विकसित देश हैं वो कम से कम दबाव बनाएं और विकसित देशों से अच्छी तरह से ग्लोबल साउथ के देश वो बार्गेन कर सकें। तो आतंकवाद तो केवल एक मुद्दा है जो सुरक्षा से संबंधित है, लेकिन भारत का आगे क्या दृष्टिकोण होता है, क्योंकि इसके बाद में भी ब्रिक्स समिट होगी अगली बार
विदेश मंत्रियों की बैठक भी जुलाई में होनी है और फिर एससीओ समिट भी होती है। तो जो इसमें निर्णय होगा, जो इसमें डिस्कशन होगा, उसकी छाया ब्रिक्स में भी होगी, क्योंकि एससीओ के मेंबर करीब सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है और सर। फाउंडर मेंबर हैं वो तो है ही। तो ऐसी स्थिति में जो आने वाली बैठकें हैं ब्रिक्स की और एससीओ की समिट एससीओ की अगस्त में है, तो उस पे इनकी छाया पड़ेगी अभी इस वाले मीटिंग की। जी जी, ईरान बहुत जमकर लड़ा, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और अब जो हालात हैं उनसे उबरने के लिए ईरान को वक्त देना भी जरूरी है। चलिए, संजीत सिरोही, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल संजीत सिरोही सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, थोड़ा डिकोड कर पाएंगे आप? ईरान की जमकर तारीफ की, बड़ी बहादुरी के साथ ईरान लड़ा और अब जरूरी है कि उसे उबरने का एक वक्त दिया जाए। सर जी, बदकिस्मती की ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी जो है उनकी बात को मेरा ख्याल है आजकल कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि वो सुबह क्या बोलते हैं वो उनको शाम तक याद नहीं रहता था। सुबह क्या बोला है तो वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उन्होंने वो बयान दिया तो उसके ऊपर, बयान के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक, हमको सुना था हमने, एक मट एंड जेफ पॉलिसी होती है। एक आदमी जो है किसी से अगर कोई चीज पूछवानी हो या किसी से करवाना हो, एक आदमी उसकी पिटाई करता है, दूसरा आदमी जाकर उसको पुचकारता है, उसको जो उससे अच्छी अच्छी बातें करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी वही पॉलिसी को अख्तियार कर रहे हैं। बॉम्ब भी मारेंगे ईरान के ऊपर, उनको जो कहेंगे कि हम बर्बाद कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने पूरा उनका न्यूक्लियर साइट्स जो तीनों पे हमला किया था वो पूरी बर्बाद हो गई है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत बहादुरी से लड़े हैं और जो है अब उनको जो है अपनी उससे जो उनके ऊपर इतना खर्चा हुआ है या उनकी इकॉनमी जो है अब उसको उभरने की जरूरत है और हम उनको मौका देंगे उभरने के लिए। हम उनके ऊपर इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कि जो 4,500 5,000 सैंक्शंस लगी हैं वो भी हटा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का वही पॉलिसी अख्तियार करें कि एक तरफ से थप्पड़ मारो और दूसरी तरफ से टॉफी खिलाओ, तो उससे, ताकि उनका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से ईरान को जो है सॉफ्ट कर दिया जाए, उनकी जो अप्रोच है उसको सॉफ्ट कर दिया जाए और ईरान जो है आने वाले समय में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका चल रहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना चलाए और डील के ऊपर साइन कर दे, ताकि आगे जो है 10-15 साल के लिए ये झगड़ा ना हो और डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया में एक मसीहा के तौर पर जाने जाएं कि एक यूएस के प्रेसिडेंट आए थे जिन्होंने लड़ाइयां कराई और लड़ाइयां बंद कराई और वो शांति के एक दूत थे। तो डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अपनी पॉलिसी में अपना ये चाहते हैं कि उनकी तारीफ होनी चाहिए जी। तो उसके लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। मैं अगर अब 30 सेकंड में आपसे यह समझना चाहूं, जिस तरफ आपने इंडिकेशन दिया है कि एक नोबेल पीस पुरस्कार की लगातार बातचीत चल रही है, जनरल मुनीर पैरवी कर चुके हैं, शहबाज शरीफ पैरवी कर चुके हैं, क्या खामनेई से भी उम्मीद की जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप साहब खामनेई से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से भी एक हाँ हो जाए मेरे लिए? डोनाल्ड ट्रंप साहब सब जहां जो लोग जो है उनकी नोबेल पीस प्राइज लेने में मदद कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब उन सब की तारीफ करेंगे और उनको सबको जो है ये कोशिश करेंगे कि उनको किसी ना किसी तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत डेस्परेट है कि नोबेल पीस प्राइज वो, क्योंकि उनको पता है आखिरी टर्म है, यही टाइम है उनके पास दुनिया से एक लेगेसी छोड़ने का, तो उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने ये दिखाने की कि मैंने समझौता कराया, बाद में उसका खंडन भी कर दिया, लेकिन आज तक वो उसी राग को गाए जा रहे हैं। तो उनका एक ही मकसद है और मुझे ये लगता है कि जब वो इतने डेस्परेट हैं तो सबको मिलके उनको नोबेल पीस प्राइज दे दो तो वो असली में दुनिया में पीस आ जाएगा। ठीक है, करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। नेतन्याहू इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि रात को सो नहीं पाए होंगे। और दूसरा पॉइंट जो समझाइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि जो बाइडन थे, जो लास्ट का उनका 2 साल थे, उसमें भी हमने देखा कि उनको भी भूलने की एक आदत सी पड़ गई थी और कुछ हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही देख रहे हैं। आपके लास्ट सेंटेंस को मैं लूं तो मुझे नहीं लगता उनको कोई भूलने की आदत है जी, लेकिन मैं संजीव साहब से सहमत होते हुए ट्रंप साहब की भाषा और विचार दोनों में कुछ अस्पष्टता रहती है और वो जानबूझ के, मुझे लगता है, उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। बाइडेन साहब में भूलने की आदत हो सकती है, इनमें भूलने की आदत नहीं है। ये एक रणनीतिकार है
और इन्होंने बहुत पहले ये किताब लिख दिया था, द आर्ट ऑफ द डील। तो ये तो डीलिंग करना चाहते हैं, किस तरह से डील किया जाए, वो विवेक सम्मत हो या नहीं हो, रेशनल हो या नहीं हो, तर्क संगत हो या नहीं हो, उससे उनको कोई लेना देना, डील करना चाहते हैं। और उसी डील मेकिंग प्रोसेस में ये जो स्पष्ट भाषा विचार रखते हैं वो उसी प्रोसेस का पार्ट है। ठीक। और नेतन्याहू देखिए, नेतन्याहू को ऐसा नींद नहीं आई, उनको नेतन्याहू को मालूम है कि अमेरिका कभी भी इजराइल को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर इजराइल कमजोर होता है मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका का प्रभाव, अमेरिका का वहां जो इन्फ्लुएंस है वो सब कम हो जाएगा। तो नेतन्याहू को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब शायद उन्होंने इसलिए कहा है ट्रंप ने कि ईरान ने ये कह दिया कि जो हार्मुज स्टेट्स है उसको हम ब्लॉक कर देंगे, वहां की पार्लियामेंट ने परमिशन दे दी। दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर एजेंसी है उन्होंने कहा कि हम एनपीटी को भी रिव्यू कर सकते हैं, और जो इंस्पेक्शन का राइट दे रखा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, उसको भी वहां की पार्लियामेंट ने विड्रॉ कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में वो डायलॉग की प्रोसेस में लाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा है अगले हफ्ते ईरान से मेरी बातचीत भी हो सकती है। तो वो बातचीत की प्रोसेस डिप्लोमेसी में भी वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से निकल जाता है, पीटी से निकल जाता है, तो उसको एटॉम बम बनाना आसान हो जाएगा। और ये बात अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, CNN ने कह दिया है कि अब कुछ महीने में रिकवर कर लेगा, उनका एटॉमिक जो पावर का बेस है वो खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप ने उसकी आलोचना की है, CNN की, न्यूयॉर्क टाइम्स की और इंटेलिजेंस एजेंसी की। वो तो कह रहे हैं कि हमने ध्वस्त कर दिया, लेकिन ध्वस्त हुआ नहीं है, और कभी भी वो बम बना सकता है। तो वो डायलॉग की प्रोसेस में लाना चाहते हैं। अगर आइसोलेट रहेगा ईरान तो बहुत जल्दी बम बना सकता है। तो उस स्ट्रेटेजी का मुझे पार्ट लग रहा है। जी ठीक है, चलिए एक अच्छी पहल भी है ये। मैं इजराइल को लेकर जो है पाकिस्तान बड़ा प्लान कर रहा है। कर्नल संजीत सिरोही सर, बड़ी खबर है ये, और अमेरिका ने इससे पहले भी हम देख रहे हैं पिछले साल पाकिस्तान की 3 कंपनियों पर बैन लगाया था, तब एक संकेत मिले थे कि पाकिस्तान जो है आईसीबीएम पर काम कर रहा है। लेकिन अब ये खबर सामने आना, और उस वक्त खबर सामने आना जिस वक्त हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान की मदद के लिए हम इजराइल के ऊपर जो है परमाणु हमला कर सकते हैं, बाद में नकारा गया। तो किस प्रकार से ये जो रिपोर्ट अमेरिका से आ रही है इसे आप देख रहे हैं सर? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रिपोर्ट है इसका अभी कोई कह नहीं सकते कि ये रिपोर्ट जो वैसी किसी ने डाल दी है। ये एक्चुअल में ये अमेरिकन ऑफिशियल एजेंसी की रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अब जब भी कोई देश हथियार बनाता है तो वो सबसे पहले अपनी नज़र में ये देखता है कि मैं ये हथियार किसके खिलाफ यूज़ करूँ। अभी जैसे आपने ठीक विश्लेषण किया कि जो ये खबर आ रही थी जब ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही थी कि शायद जो है अमेरिका में वहाँ के ईरान के एक जनरल ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम जो हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो हम इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाद में उसका खंडन जो है उनके शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तक ने उसका खंडन किया। लेकिन हाँ, जब कोई बात धुआं उड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। तो ये जो है वो एक ऑप्शन हो सकता है कि पाकिस्तान एक ऑप्शन ये देख रहा हो कि भाई कल अगर लड़ाई होती है और हमें मुस्लिम कंट्रीज के साथ खड़ा होना होता है और इजराइल के ऊपर हमला करना है तो हमको आईसीबीएम चाहिए। अब आईसीबीएम जैसे आपने बताया है जो 3200 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर इजराइल है, वो आईसीबीएम जो 5500 तक की किलोमीटर वाली होती है उसकी उसमें आता है। शाहीन जो 3 है उसकी रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब पाकिस्तान को जरूरत है एक ऐसी मिसाइल की जो इजराइल के ऊपर स्ट्राइक कर सके अगर वो चाहे तो। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जितने भी जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उन सबके पास आईसीबीएम है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास आईसीबीएम नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान भी आईसीबीएम बना रहा हो। आने वाले समय में हालात कब बदल जाए, कौन किसका दोस्त बने कौन किसका दुश्मन बने, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि हालात बदलते रहते, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती रहती। अब सवाल आता है क्या ये अमेरिका के लिए है? अभी अमेरिका के लिए और इतनी रेंज की मिसाइल क्या कामयाब होगी? रशिया के पास जो मिसाइल है जिसको सैटर्न 3 कहा जाता है उसकी 18,000 किलोमीटर रेंज है जी। जो चाइना के पास मिसाइल है डोंगफेंग 41 उसकी 12,000 से 15,000 किलोमीटर। तो ऐसी मिसाइलें दुनिया में हैं जिनकी रेंज इतनी है।
तो पाकिस्तान भी अगर ये बना सकता है या बना रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि बना सकता है। अब सवाल ये था पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों बना रहा है, ये दूसरा सवाल है जी। अब इसमें दो वजह मेरे को दिखाई देती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, कल अगर अमेरिका और इजराइल ये उनको ये लगेगा कि ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है जिनका आपने भी जिक्र किया है कि वो इजराइल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो क्या अमेरिका जो है या इजराइल जो कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा जिस तरीके से इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ईरान के, क्या इसी तरीके से पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला हो सकता है? तो उसके लिए एक डिटरेंस चाहिए जो पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो आईसीबीएम बना लेते हैं जिसकी रेंज अमेरिका को कवर करती है, तो कल अमेरिका भी दो दफे सोचेगा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करूं कि नहीं करूं, नंबर एक। नंबर दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आज जो है पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा है, कल कोई ऐसी वजह हो जाए कि पाकिस्तान जाके चाइना की गोद में बैठ जाए और चाहे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो और अमेरिका जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो, उस हालत में क्या अमेरिका जो है भारत की मदद के लिए आए? तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो जो है अमेरिका को एक डिटरेंस दे कि हम अगर आप भारत की मदद करोगे तो हम आपके ऊपर हमला कर सकते। तो ये अटकलें हैं, ये हो सकता है। अभी इसकी जो है अगर ये सच्ची खबर है तो जो मैंने बताया मेरा आकलन ये है, और अगर ये खबर ही झूठी है तो उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। राजेश जी। चलिए सर, अगर कहीं धुआं होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है सर, अगर खबर आई है तो कुछ ना कुछ तो है। चलिए क्रोड़ी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्रोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर। और एक पॉइंट और भी बड़ा अहम है जिसको संजीत सिरोही सर ने बीच में टच किया कि ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया बहुत चिंता में है, अमेरिका, यूरोप, इजराइल बहुत चिंता में है, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आतंक की फैक्ट्री ईरान है तो आतंक की जड़ पाकिस्तान भी है, वहां पर भी तमाम आतंकी संगठन है। और अगर न्यूक्लियर हमले की धमकी ईरान की तरफ से दी जाती है तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। वहां पर उनके पॉलिटिकल विंग हो या उनके मिलिट्री लीडरशिप हो, वो तो आए दिन इस प्रकार की धमकियां देते रहते हैं। तो क्या इसके बारे में वाकई में विचार किया जा रहा है दुनिया में कि ये जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है ये भी एक दुनिया के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा है, चाहे वो पाक आर्मी के पास हो या आने वाले वक्त में जिहादियों के हाथ पड़े? क्रोड़ी सिंह जी। राजेश जी, जो न्यूक्लियर बम है वो तो पूरी दुनिया का बर्बादी का लक्षण है, तो उसको हम सामान्यतः मान के चलते हैं कि ये वेपन ऑफ डिटरेंस है। लेकिन नेटो ने अब जिस तरह से 2% जीडीपी को बढ़ा के 5% डिफेंस पे खर्च करने के लिए कहा है, उससे पूरी दुनिया के जो शांति और प्रगति के पक्षधर हैं उनके लिए चिंता का सबब बन गया है। क्यों बन गया है? वो इसलिए बन गया है कि इससे हथियारों की होड़ लगेगी और सभी देश नाटो के बाहर के देश हैं वो भी हथियारों पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहेंगे और उससे हथियारों की होड़ लगेगी तो विकास पे और मानव कल्याण पे खर्च स्वाभाविक रूप से कम होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट होगा। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के लिए तो चिंता की बात है। जहां तक आपने पाकिस्तान की बात कही, पाकिस्तान के आज के हालात को लेके एक सोशल मीडिया पे जोक चल रहा है, वो यह कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया चाइना के साथ मिलकर इजराइल के अगेंस्ट में वहां प्रस्ताव रखा सिक्योरिटी काउंसिल में और इजराइल के समर्थन की बात भी कही। तो इजराइल ईरान के साथ तो खड़ा है, अमेरिका के साथ बैठा है और चाइना के साथ लेटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान की है आज की, तो वो हर तरफ से फायदा लेना चाहता है। वो इस्लामिक वर्ल्ड से भी फायदा लेना चाहता है, वो अमेरिका से भी फायदा लेना चाहता है और चाइना से भी लेना चाहता है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त चाइना की तरफ है। मिलिट्री लीडरशिप जिस तरह मुनीर को वहां ग्लोरीफाई किया है ट्रंप ने कि मुनीर तो मेरा दोस्त है, तो मिलिट्री लीडरशिप अमेरिका की तरफ है और जो दूसरे ग्रुप हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अगर कोई मिसाइल बनाता है तो वो किसको टारगेट कर रहा है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है,
क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप लंबे समय तक चलने वाला नहीं होगा कि आप सबके साथ खड़े हैं और सबको अपने इंटरेस्ट में एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। जी। तो जो मिसाइल बना रहा है, मुझे नहीं लगता अमेरिका को टारगेट कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट सर्व करना चाहता है। लेकिन क्या इजराइल टारगेट हो सकता है? ये हुआ कि डॉक्टर साहब क्रोड़ी सिंह जी, क्या इजराइल टारगेट हो सकता है? जिस प्रकार से हमने 12 दिन की जंग में देखा और पाकिस्तान की तरफ से ही ये बयान आए, बाद में उन्होंने बेशक इन चीजों को नकारा है और नेतन्याहू भी ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। तो क्या इजराइल एक थ्रेट हो सके, इजराइल के लिए थ्रेट हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इजराइल टारगेट इस रूप में है। तो जितने इस्लामिक कंट्री हैं वहां का आवाम है वो ईरान के साथ है, इजराइल के अगेंस्ट में है। रूलर्स हैं वो समझौता करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, चाइना से भी करते हैं, लेकिन आवाम है सभी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ईरान के साथ, इजराइल के अगेंस्ट में है। तो ऐसी स्थिति में अगर हालात बिगड़ते हैं, मिडिल ईस्ट में पूरे में एस्केलेट होता है क्राइसिस, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, अमेरिका से अच्छे रिश्ते होते हुए भी। तो निश्चित रूप से इजराइल को टारगेट, निश्चित भारत तो टारगेट है ही पाकिस्तान का, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के तो जिस तरह के रिश्ते हॉस्टाइल है और निकट भविष्य में कोई मित्रता की गुंजाइश भी नहीं लग रही, तो इजराइल को भी पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर मेरे पास क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम बचा है, माफी चाहूंगा, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। कर्नल जी सर, कर्नल संजीत सिरोही सर, मैं आपके पास आऊंगा, आखिरी 1 मिनट मेरे पास। एक सवाल, पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है, लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति है। क्या भारत का प्लान है अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान की तरफ से 2 किलो, 2.5 किलो, 250 ग्राम के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो? सर देखिए राजेश जी, वो पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी कि उनके दिमाग में ये विचार भी आए कि वो जो है 1 किलो का, 1 पाव का, आधा किलो का जो बॉम्ब भारत के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि उसका एक अस्तित्व है, उसकी एक सैंक्टिटी है कि आपने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया, वो कितने का डाला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद अगर पाकिस्तान ने ये गलती करी तो फिर जो है भारत के पास जितने भी किलो के बॉम्ब हैं वो सारे के सारे बॉम्ब जो है पाकिस्तान के ऊपर गिरेंगे और पाकिस्तान को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बहुत पहले कारगिल की लड़ाई में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ये गलती करी तो पाकिस्तान कल की सुबह को नहीं देखेगा, और इसमें फैक्ट है। पाकिस्तान छोटा देश है, पाकिस्तान के लिए ज्यादा बॉम्ब नहीं चाहिए, पाकिस्तान को भारत के लिए ज्यादा बॉम्ब चाहिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। तो वो जो है पाकिस्तान उस हालात में अपना अस्तित्व खो देगा अगर उसने ये गलती करी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल संजीत सिरोही सर, बहुत बहुत शुक्रिया क्रोड़ी सिंह जी, आपका भी मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो न्यूज रूम लाइव में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।